आप सभी लोगों का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्ग पर स्वागत है। हमने इस वीडियो में RO 2025 के लिए जो कैंसिल हुआ था 2024 में, तो उसका PYQ है जो साइंस से है। और इससे पहले मैंने जो अर्थशास्त्र से उसका क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में समझाते हुए PYQ को किया और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ किए हैं। इसमें भी हम साइंस का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश PCS 2024 का एक्सप्लेनेशन और कर दिए हैं, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। और आप लोगों को वीडियो फुल देखना चाहिए ताकि इसमें आपको समझ में आए कि इससे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट है, और जो भी व्याख्या किया गया है इसका काफ़ी अच्छा किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो कथन दिया था, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। तो ये कथन सही है या नहीं? तो यह कथन बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, एक रिलेशन आप याद कर लीजिए, कोई भी एग्जाम या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। हाइट जैसे बढ़ती है तो प्रेशर कम होगा, यानी कि हम जैसे जैसे पहाड़ पे ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रेशर वहाँ कम हो जाता है, और वहाँ पे जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का अर्थ क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब, अगर पानी हमारा 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, मान लो कि 80 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, हाँ, अगर हम चावल बनाते हैं तो उसको 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो चावल बन जाता है। तो प्लेन एरिया में 100 डिग्री टेम्परेचर पर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा पानी उबल जाता है तो चावल बन जाता है जल्दी। लेकिन पहाड़ पर क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से, हाइट बढ़ने से, तो वहाँ पे 100 डिग्री पानी उबलने की जगह 80 डिग्री पे उबलने लगता है। तो हमको तो दिखता है कि पानी उबल रहा है, लेकिन क्या होगा, उसमें चावल देर से पकेगी क्योंकि टेम्परेचर उसका कम है। ठीक है, तो इससे हमें ये साबित हो रहा है कि ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा प्रेशर भी कम होता है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। ठीक है, बढ़ता है हाइट, प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो कारण है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। तो बढ़ता तो नहीं है, क्योंकि इस रिलेशन से हम यही देख रहे हैं कि हाइट के साथ जो प्रेशर है वो कम होता है। तो बढ़ता है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसके जगह कम होना चाहिए था। ठीक, अब फैक्ट क्या है इसमें, जैसे हमें क्वथनांक जो पानी का होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो साधारण दाब पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अब इसको केल्विन में अगर कहीं क्वेश्चन में दे दे तो इसमें 273 जोड़ दिया गया है सिर्फ, तो 273 के होता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट पानी का जो साधारण दाब पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड या कहे तो 273 के होता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें फैक्ट्स है कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। कैसे? जैसे कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों खाना जल्दी पकता है कुकर में? क्योंकि इसको प्रेशर कुकर भी बोलते हैं। कुकर को प्रेशर कुकर इसलिए बोलते हैं, इसको प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसमें जो पानी है वो 100 डिग्री पर उबलने के बजाय 150 डिग्री पे उबलता है प्रेशर कुकर में। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पानी 150 डिग्री पे बॉयल होगा, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि खाना क्या होगा, उसमें जल्दी पक जाएगा। क्योंकि अगर हम चावल ही रख रहे हैं तो चावल 150 डिग्री जब टेम्परेचर आएगा तो तुरंत पकेगा, 1 सेकंड में ही पक जाएगा।
ठीक है। 100 डिग्री में यानी कि थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 मिनट, 80 डिग्री में पहाड़ पे ज्यादा टाइम लगेगा और, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम तथा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। जैसे हाइट बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होता है। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। और एक और एग्जाम्पल है, जैसे जैसे एरोप्लेन ऊपर जाती है, हाइट बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो हम फाउंटेन पेन ले जाते हैं स्याही वाली जो पहले चलती थी, चाहे ये भी है, तो इसको क्या होगा, उसमें स्याही निकल जाएगा, फफा जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें जो है हाइट बढ़ने पर प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होगा तो इसमें का लिक्विड रहेगा निकल जाएगा आराम से, ठीक है, जो हमारे रिफिल होती है पेन का, तो उसका स्याही निकल जाता है, ठीक। तो ये दो उदाहरण इसके हुए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो ये दिया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और एक पाई मेसन की खोज के बारे में दिया था। कह रहा था कि इसका हमें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1897 ईस्वी में होती है। प्रोटॉन की खोज 1919 में होती है और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में होती है और पाई मेसन की खोज 1935 में होती है। तो हो गया ना ये कालक्रम अनुसार व्यवस्थित, ठीक। अब इसका हम थोड़ा एडिशनल देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके कौन खोज करता थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन करते हैं, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन करते हैं, लेकिन इसका नाम प्रोटॉन रखते हैं रदरफोर्ड, इस और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक रखते हैं, ठीक है। ईटा पर नाच होता है ना, तो ई इलेक्ट्रॉन ट मतलब थॉमसन, ईटा पर प्रोटॉन मतलब रदरफोर्ड, तो ये नाम वाला है, लेकिन खोज गोल्डस्टीन किए थे। और ना च यानी कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में च आ रहा है, चैडविक किए थे, ठीक। अब पाई मेसन की खोज युकावा ने किया था, ठीक। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, कैथोड किरण, निगेटिव, ठीक। और प्रोटॉन की कैनाल किरणें पॉजिटिव किरणें बोलते हैं, ठीक। अब कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। फैक्ट्स में ये आ गया न्यूट्रिनो, जो एक नया कण है। न्यूट्रिनो की खोज 1930 में होती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जगह न्यूट्रिनो, पॉजिट्रोनो, हिग्स बोसॉन वगैरह दे दे, तो इसलिए इसको हम बता रहे हैं, काफी उपयोगी होगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो कुछ फैक्ट्स बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, हो जाएगा। न्यूट्रिनो 1930 में इसका खोज पाउली ने किया था, ठीक। इसमें द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, ठीक। पॉजिट्रॉन 1932 में एडरसन ने इसकी खोज किया था। इसमें देखते हैं हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन की खोज 1964 में पीटर हिग्स ने किया था, ठीक। तो ये प्रमुख कण जो हो गए, इनका आविष्कार के साथ कौन आविष्कारक है ये हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ रेज, जैसे बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक्स रेज, एक्स किरणें की खोज किसने किया था, 1895 में रोटजेन ने किया था। और 1901 में प्रथम भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रोंटजे को मिला था, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक्सरेज की खोज की थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब देखते हैं लेसर। लेसर की खोज कब हुआ था, तो 1960 में थियोडर मैमन ने किया था। लेजर की खोज थियोडर मैमन ने किया था। और मेसर, अगला कण है मेसर रेज है, ठीक है। मेसर की खोज 1952 में गीगर, गोर्डन, टाउन्स, ये तीनों मिलकर मेसर की खोज किए थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम गैस लेसर की खोज कौन किया था, तो अली यामन ने किया था, जो हीलियम और नियॉन गैस के प्रयोग करके किया था। और इसमें लेसर से भी क्वेश्चन आर 2023 का कैंसिल पेपर हुआ था, उसमें पूछा था, ये पूछा था कि लेसर की खोज
जो थियोडर मेमन ने किया था 1960 में, वो रूबी क्रिस्टल से, रूबी क्रिस्टल क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक। अब वो लाल रंग का उसमें से किरण निकला था, तो यही लाल रंग के बारे में पूछा था, आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन में दिया था कि एक प्रतिरोध है जिसकी जो फर्स्ट रिंग है, ये प्रतिरोध होता है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान पे या कहीं देखे होंगे कि इसमें कलरिंग होता है, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, ऐसे रिंग्स बने होते हैं जिसमें कलर होता है। तो क्वेश्चन में दिया था कि पहला रिंग ब्राउन कलर का है, दूसरा रिंग ग्रीन कलर का है और तीसरा रिंग ब्लैक कलर का है, और इस पे 15 वोल्ट की जो है विभवांतर है। तो इस धारा निकालना था, मतलब करंट निकालना था। हम जानते हैं करंट बराबर क्या होगा, धारा बराबर जो है वोल्टेज बाई जो है क्या होता है, ओम, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस। तो पहले तो रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है, दिया है ये रिंग्स के बारे में, ठीक। अब क्या होता है कि इसको निकालने के लिए हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ती है जो याद होना चाहिए। जैसे ब्लैक कलर के लिए फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग और मल्टीप्लायर, ये तो जीरो होगा फर्स्ट रिंग के लिए और सेकेंड के लिए जीरो होगा, और मल्टीप्लायर में गुणे 1 होता है, ठीक। ब्राउन के जगह पे एक होगा फर्स्ट डिजिट में और सेकेंड पे एक होगा और मल्टीप्लायर 100। इसी तरह रेड का, ऑरेंज का, येलो का 4 और ग्रीन का 5, यहाँ तक याद तो रहना चाहिए। BB यानी कि ब्लैक, ब्राउन, R रेड, OA मतलब ऑरेंज, येलो और ग्रीन। तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकेंड डिजिट भी 5 तक हो गया, और जो मल्टीप्लायर है जिसे 5 है तो गुणे 5 हो जाता है, 10 टू पावर 5, ठीक। अब निकालेंगे कैसे इसको, तो जैसे पहला रिंग द ब्राउन, तो ब्राउन देखेंगे फर्स्ट डिजिट वाले में, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट यानी कि फर्स्ट रिंग में देखेंगे ब्राउन की जगह क्या है, तो ब्राउन की जगह 1 है, तो 1 1 लिख दिए नीचे। ग्रीन, ग्रीन की जगह अब देखेंगे सेकंड है ना ये रिंग, तो सेकंड डिजिट वाले में देखेंगे ग्रीन, ग्रीन इधर का है, यहाँ है, ग्रीन का है यहाँ सेकंड वाले में 5, तो सेकंड वाले में 5 यहाँ लिख दिए 5। और ब्लैक तीसरा है, ब्लैक, तो ब्लैक तीसरे वाले में देखेंगे, ब्लैक तीसरे नंबर यानी कि मल्टीप्लायर पे क्या है गुणे 1, तो गुणे 1 करेंगे, यानी कि 1 5 गुणे 1 यानी कि 15 ओम हो जाएगा, और धारा क्या होगी V बाई R होगा, यानी कि 15 वोल्ट दिया था, 15 बटा 15 1 एम्पियर, तो आंसर 1 एम्पियर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परासरण, ऑस्मोसिस के संदर्भ में। पहला जो है स्टेटमेंट ये है कि यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दिया जाए, तो विलायक सॉल्वेंट के अणु इस झिल्ली में निकलकर शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो ये कथन हमारा सही है, क्योंकि आरओ में क्या होता है कि पानी जो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तो परासरण की बात हो रही है, और रिवर्स ऑस्मोसिस की तरह वो शुद्ध पानी होता है, बनता है गंदे पानी से, ठीक। तो परासरण में भी क्या कहता है कि एक झिल्ली रख दिया जाए और इधर विलायक और विलयन दोनों ऐसे हो, ठीक। अब क्या होता है जो सॉल्वेंट है वो यहाँ से निकल कर अब किधर, जो शुद्ध सॉल्वेंट है यहाँ से निकलकर अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो गंदा पानी है उधर से जो शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी की तरफ से निकलकर अब गंदे पानी की तरफ चला जाता है, इसका मतलब ये होगा। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो गंदा पानी होता है उसमें से निकलकर वो शुद्ध पानी की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो इस स्टेटमेंट में पूछा ही गया था परासरण के संदर्भ में, और ये कह रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि विलायक की प्रवाह की प्रक्रिया यह क्या कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है, इसमें वाला जो सिस्टम ये जो कह रहा है वही चीज इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहा है तो गलत हो जाता है। तो अब देखते हैं इसमें कि विलायक किसको बोलते हैं। तो विलायक जो होता है सॉल्वेंट वो कम मात्रा होती है, जिससे शरबत है तो शरबत में चीनी जो होता है कम होता है, पानी ज्यादा होता है तो उसको विलायक बोलते हैं, चीनी को। ठीक, सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन जो हमारा शरबत हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि विलयन जो सॉल्यूशन ज्यादा है जिसमें गंदा पानी है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के तरफ प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर लगता है। अब जैसे एक चीज बोलते हैं विलयन, विलयन होता क्या है, जो सॉल्यूशन जिसे शरबत बनाए वो क्या है, मिश्रण होता है। तो जैसे मान लो एल्कोहल और जल दोनों का हम सॉल्यूशन है, तो एल्कोहल 20% है, जल 80% है। ठीक, तो इसमें जो एल्कोहल है वो उसको क्या बोलेंगे, उसको विलेय बोलेंगे, कम है तो सॉल्यूट हो गया। और विलायक जो है उसको जल जल को बोलेंगे जो 80% हो गया। तो ये रहा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ किए हैं तो प्लीज ध्यान से देखिए और कुछ नोट्स भी कर लीजिए। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है तो अपवर्तन। रिफ्लेक्शन का कारण ही जो स्विमिंग पूल होता है, ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि ये कम ही गहरा है, लेकिन पानी के अंदर घुसेंगे तब लगेगा अरे हम तो डूब रहे हैं। ठीक है, तो वो अपवर्तन रिफ्रैक्शन का कारण होता है। अब देखते हैं कुछ अन्य घटनाएं क्या क्या हो सकती है अपवर्तन से। तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना होता है। हम देखे होंगे सुबह लालिमा दिखता है, यानी कि अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं रहता है तो भी हमको सूर्य दिखने लगता है, और सूर्यास्त के बाद भी। नहीं तो अगर जैसे सूर्योदय हो जाता तो हमारी आंखें नहीं टिक पाती, हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी अपवर्तन की वजह से होता है। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रात में आप तारा देखते हैं ना आसमान में, तो वो अपवर्तन के कारण वैसा होता है, टिमटिमाना। और सूर्य एवं चंद्रमा क्षैतिज पर इलिप्टिकल दिखाई देता है। जैसे आप शाम को या सुबह तो क्या होगा कि थोड़ा ऐसे गोल ना दिखाई देकर इलिप्टिकल भले आकार में सूर्य चंद्रमा दिखता है। ठीक है, क्योंकि वो होरिजन पे होता है, यानी कि क्षैतिज होता है, एकदम पश्चिम में या पूरब में। और जैसे हमारे सर के ऊपर रहेगा तो क्या दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, और अन्य एग्जाम्पल जैसे किसी बर्तन के तले में पड़े सिक्के लगता है कि ऊपर दिखाई देता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के आधारित कुछ घटनाएं हैं, क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम जो 27 जुलाई को होने वाले हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फाइबर ऑप्टिक्स है उस पे वो भी काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे अल्ट्रासाउंड होता है, वो भी पूर्णांतरिक परिवर्तन पर ही कार्य करता है। ठीक है, अब खिड़की का कांच चटक जाता है तो चमकीला दिखाई देने लगता है, तो इसमें भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही होता है। हीरा का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। यदि एक धातु के गोले पर सूखी कालिख पोत कर, ठीक गोला है धातु का, उसमें कालिख पोतना है, जल से भरे बाल्टी में डाल देने पर गोले की सतह चांदी की तरह चमकने लगता है। ये भी एक अच्छा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लिए हैं जो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों की घटनाएं बता रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि YouTube पर इतना सही से व्याख्या के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ नहीं बताया गया है, तो कृपया देखिए और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। ठीक, तो अब देखते हैं जो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों पर कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो राजस्थान में मृग मरीचिका, मिर्च जो दिखता है ना,
ये लगता है कि यहाँ पे पानी है, ठीक है। गर्मियों में रोडों पर भी दिखने लगता है मिर्च का है, ठीक। प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें भी सूर्य की किरणें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तथा परावर्तन भी होता है, यानी कि इसमें कह सकते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और परावर्तन, ठीक। अब प्राथमिक इंद्रधनुष होता क्या है, इसे इंद्रधनुष बन रहा है तो जो इसका बाहरी है पट्टी ये लाल रंग की होगी प्राथमिक में, और जो अंत वाली पट्टी होगी वो बैगनी रंग की होगी, ठीक है, रेड, और ये वायलेट रंग की होगी, तो इसको कहेंगे प्राथमिक। का द्वितीयक में इंटरचेंज हो जाता है, ये पहला ही जो पट्टी है वो वायलेट हो जाएगा और लास्ट वाला रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन के एग्जाम्पल इंद्रधनुष। अब देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जैसे साबुन का बुलबुला है या सर्फ का बुलबुला है, तो आप हाथों पर लेते हैं या बाल्टी में है तो दिखता है एकदम रंगीन दिखने लगता है, ठीक, देखने में काफी अच्छा लगता है। तो आप सोचते हैं कि किस फिजिक्स के फिनोमेना की वजह से हो रहा है, तो इंटरफेरेंस जिसको व्यतिकरण बोलते हैं उसकी वजह से हो रहा है, ठीक। उसी तरह से होलोग्राम आता है ना कि हमारा किताब एकदम होलोग्राम लगा हुआ है, चाहे दवा है जो भी है तो रंगीन दिखाई देता है, तो वो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है, व्यतिकरण का ये एग्जाम्पल है। एक अन्य घटना है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले सीडी आती थी कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, गोल रहती थी और इसमें सीडी प्लेयर में डाला जाता था तो गाने फिल्म सब कुछ चलता था, स्टोरेज होती थी, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज है, कंप्यूटर का क्वेश्चन भी पूछता है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, तो यह इंद्रधनुष की तरह चमकता था। तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, लाइट का विवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फिजिक्स की घटनाएं हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इसे तो आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा विजुअलिटी कम है फिर भी ध्यान से देखिए कि बंद शीशे की खिड़कियों और दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहता है। कार का चारों ओर से बंद हो गया, बीच में व्यक्ति बैठा है तो क्या होता है, खोखले गोले की तरह काम करता है, ठीक है। तो जो भी बिजली गिरती है तो वो इसको ग्राउंड हो जाता है और सभी डिस्चार्ज जमीन में चला जाता है, ये आदमी बच जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है, तो हमारा कथन तो सही है। दूसरा है एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करेगा, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, यह हमारा कारण भी सही यानी कि व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन B1 क्वेश्चन में दिया हुआ था जो आर का पेपर हुआ था, ठीक है। तो कह रहा था सूची 2 में कि कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से रक्त में जो मसूड़े होते हैं उसमें से रक्त आने लगता है, तो यानी कि स्कर्वी रोग हो जाता है। फॉलिक एसिड से रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाती है। विटामिन ए से रतौंधी या संक्रमण रतौंधी हो जाती है, ठीक है। और इस विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी वन से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, जैसे चावल होता है ना, तो चावल को ज्यादा धो देंगे तो उसमें से विटामिन B1 निकल जाएगा और कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, विटामिन सी क्या बोलते हैं, स्कर्बिक एसिड, और जो फॉलिक एसिड है ये B9 है, ठीक। और विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, B1 को थायमिन बोलते हैं, ठीक। तो ये तो जो दिया था एग्जाम में वो हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ दे दे एग्जाम में, ठीक है। जैसे हम लिखे हैं विटामिन B2, तो B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, और B2 की कमी से क्या होता है, किलोसिस होता है, ठीक है। तो किलोसिस में क्या होता है, होंठ फटने लगता है,
तो समझ जाइए कि आपको राइबोफ्लाविन यानी कि विटामिन B2 की कमी है। हरे साग सब्जी खाना चाहिए आपको, ठीक है। विटामिन B5 इसकी कमी से होता है प्लेगरा रोग, ठीक है। इसको B5 को क्या बोलते हैं, निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। इसका हम जो है वैज्ञानिक नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैचिंग में आ सकता है कि विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, तो राइबोफ्लाविन। विटामिन B5 को क्या बोलेंगे, तो निकोटिनिक अम्ल बोलेंगे। विटामिन के को क्या बोलेंगे, नैप्थोक्विनोन बोलेंगे, ठीक है। विटामिन के को नैप्थोक्विनोन। इससे क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन ई को टेकोफोराल बोलते हैं। इससे क्या होती है, जनन क्षमता की कमी हो जाती है। तो ये रहा जो विटामिन के रासायनिक नाम और उससे कमी से होने वाले रोगों के नाम, ठीक। मैचिंग में आएगा जरूर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर सिंथेसिस करता है, यानी कि अपने अंदर बना लेता है। तो विटामिन के और विटामिन डी जो हमारे शरीर के अंदर ही बन जाता है, यानी विटामिन डी त्वचा जो है हमारी वो बना लेती है, धूप पड़ता है तो। और विटामिन के जो हमारे इंटेस्टाइन है, आंत है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होती है जो विटामिन के बना लेती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, एक क्वेश्चन है, एक सिलकारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब 24 घंटे तक रोशनी करते हैं। तो हमको निकाला था कितनी यूनिट खर्चा होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बल्ब पर कुल बिजली खपत के लिए वाट गुणे घंटा, यानी कि 200 वाट, 200 वाट हो गया, कितने घंटे था, तो 25 घंटे था ये, ठीक है। 25 घंटे, 25 घंटे हो गया डिवाइड बाय 1000, तो इसे कितना आया, लगभग 4.8 यूनिट आया, ठीक। अब 15 बल्ब है तो गुणे से 15 कर देंगे तो 72 यूनिट आ गया। क्या होता है, एक यूनिट को ही किलोवाट आवर कहते हैं, माने किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट को, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। यूनिटों की संख्या अगर निकालनी है, वोल्टेज दिया गया है, एम्पियर दिया गया है, घंटा दिया गया है, तो वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटा 1000 हो गई है, 100 लिखते हैं, ठीक है। वाट यानी कि वाट गुणे घंटा बटा 1000 से यूनिटों की संख्या निकल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गति के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कार्य करता है। यह न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, जो थर्ड नियम है, ठीक है, गति का थर्ड नियम। तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि वायुयान जो एरोप्लेन है वो किस पे कार्य करता है, रॉकेट तो गति के संरक्षण कंजर्वेशन मोमेंटम पर कार्य किया, लेकिन एरोप्लेन बर्नौली के द्रव गतिकी फ्लूइड मैकेनिक्स पे, बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही रहता है। आवर्त के फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना था। क्वेश्चन में एक्स किरणें दिया था, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो किरणें। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे कम जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसके बाद ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ना है। तो इसमें रेडियो की कम फ्रीक्वेंसी है, ठीक, 10 के पावर 4 गुणा 10 के पावर 10 हर्ट्ज तक। तो पहले हो जाएगी रेडियो की फ्रीक्वेंसी, दूसरे नंबर पर अवरक्त की, तीसरे पर दृश्य किरणें, चौथे पर एक्स किरणें। तो ये क्रम हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस जो है लाइन को तो हमें याद करना पड़ेगा। ये जो फिगर बना रखे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन रहता है। अब लिखिए, सीरियल नंबर से लिखना है। सबसे नीचे लिखना है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रेज, विबजियोर, ठीक। फिर यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, और सबसे ऊपर कॉस्मिक रेज। क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर ब्रह्मांड में ही कॉस्मिक रेज होती है। अब क्या है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होती है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है कॉस्मिक रेज।
ब्रह्मांड में जो है उसकी होती है। तो एनर्जी भी आवृत्ति के समानुपाती होता है। जो हमारा एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि एनर्जी के रिस्पेक्ट में कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। तो आवृत्ति जैसे रेडियो की कम हुई, आकस्मिक जो ब्रह्मांड में है उसकी आवृत्ति ज्यादा हुई, तो उसी के अनुपात में तो एनर्जी भी ब्रह्मांड वाले कॉस्मिक रेज की ज्यादा होगी और रेडियो वेव की कम होगी। जो घरों में रेडियो माइक्रोवेव यूज करते हैं खाना बनाने में तो कम फ्रिक्वेंसी है तो एनर्जी भी कम रहती है, नहीं तो एक के हाली में घर और मैं जला देगा। ठीक है, आदमी खाना बनाने की जगह जल ही जाएगा अगर ज्यादा फ्रिक्वेंसी रहती तो। ठीक है, यानी कि ज्यादा फ्रिक्वेंसी ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे कम फ्रिक्वेंसी कम एनर्जी, इसलिए माइक्रोवेव रेडियो वेव का यूज करते हैं। रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड का यूज करते हैं, तो इसकी भी फ्रिक्वेंसी कम है और एनर्जी भी कम है। तो ये चार्ट को आप याद रखिए। ठीक है, इसके अनुसार क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक, अब इसका उल्टा जो तरंग दैर्ध्य है वो उल्टा हो जाता है। सबसे तरंग दैर्ध्य कम जो ब्रह्मांड में है कॉस्मिक रेज उसकी कम हो जाएगी, और जो रेडियो वेव है उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा है। तो इसमें एक याद रहेगा फ्रीक्वेंसी वाले, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी बराबर। ठीक, अब क्या है कि न्यूनतम आवृत्ति वही लिखे हैं, रेडियो वेव की कम होगी माइक्रोवेव की बढ़ती जाएगी, इसी तरह से कॉस्मिक वेव सबसे ज्यादा होगी। ठीक, तो ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं मिनी माता रोग किसकी प्रदूषण से होता है, एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आरो कैंसिल पेपर में, तो मैंने क्या किया कि अन्य रोग को भी लिख दिया जो प्रदूषण से फैलते हैं। तो मिनी माता जो रोग होता है मरकरी यानी कि पारा की कमी अधिकता की वजह से होता है, यानी कि जल में अगर पारा ज्यादा हो जाए प्रदूषण ज्यादा हो जाए तो मिनी माता रोग हो जाता है। उसी तरह से इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये पानी में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। इसको कभी कभी मीथे मोग्लोबिन भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों रहे नाइट्रेट और मिथोग्लोबिन तो नाइट्रेट ही मारना है। ठीक है, अगर नाइट्रेट ना रहे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए मिथेमोग्लोबिन मारना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की उसमें जो फाइनल आंसर किया था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, ऑप्शन ये दोनों था तो नाइट्रेट को माना गया फाइनल आंसर की में। ठीक है, अब ब्लैक फुट एक रोग होता है वो आर्सेनिक प्रदूषण की वजह से होता है। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा था कि रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि जो है स्टील की तुलना में कम होता है रबर का। स्टील ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा मुड़ जाता है रबर की अपेक्षा। ठीक है, यही है यंग गुणांक। तो इसमें स्टील जो होता है ज्यादा मुड़ता है और रबर कम मुड़ता है। ठीक है, दबाते हैं ना स्टील के अगर किसी तार को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का स्टेटमेंट। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूप गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉडल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, देख रहे हैं ना फिजिक्स का क्वेश्चन भी थोड़ा टिपिकल ही पूछ रहा है। ठीक, यानी कि आपको 10th 12th तक जो फिजिक्स अच्छे से पढ़ना चाहिए था। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछता है क्वार्ट्ज जो होता है सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है, यानी कि जो लचीला सबसे ज्यादा क्वार्ट जो हुआ उसके बाद स्टील का लचीलापन होता है। आज सबसे कम गीली मिट्टी का होता है। गीली मिट्टी वो जो होता है थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, तुरंत भसने एक के जगह रख जाएगा। मोम वो भी भसने टूट जाता है। ठीक है, जो ज्यादा लचीलापन होता है जल्दी नहीं टूटता है, तो वो क्वार्ट जो हो गया अधिक प्रत्यास्थ है। अब मोम और गीली मिट्टी जल्दी टूट जाती है तो वो क्या होगा, कम प्रत्यास्थ है। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट कह रहा था। तो मोम सबसे अधिक सुघट्य होता है,
यानी कि जल्दी टूट जाता है, यानी कि कम प्रत्यास्थ होगा, कम लचीलापन होता है। ठीक, अब आप ये भी पूछ सकता है कि यंग गुणांक का कोफिशिएंट क्या होगा या मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यंग गुणांक होता क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। जो प्रतिबल का ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही यंग गुणांक का भी मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में कौन सा सही है। ये क्वेश्चन पूछा था लेजर के बारे में। तो जो रूबी लेजर है, जो Al2O3 क्रिस्टल से बनाए थे जो मेनन ने, तो क्या हुआ कि ये नीले रंग के प्रकाश उत्पन्न किया था। तो स्टेटमेंट ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि नीले की जगह वो कौन सा था, लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न किया था। ठीक है, तो रूबी लेजर ने लाल रंग के पुंज को उत्पन्न किया था। तो ये दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाएगा। इसके फैक्ट्स में देखते हैं, 1960 में थियोडर मेनेन ने रूबी क्रिस्टल यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 से लाल प्रकाश पुंज उत्पन्न किया था। जो रूबी लेजर था वो ठोस अवस्था की लेजर थी। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम गैस लेजर जो हीलियम और नियॉन गैस से बनाया था, वो अली यामन द्वारा 1960 में बनाया गया था। तो इस तरह से काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ हम आर का जो कैंसिल पेपर हुआ PYQ किए, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। और इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। तो हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS 2024 का PYQ है, तो इसको हम बहुत एक्सप्लेनेशन और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे। ये साइंस से है, और इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का जो है डिटेल एनालिसिस किया है, उसको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। फिर इसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, जो UPPCS 2024 में आया हुआ था, कि कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। वर्गीकरण करना था, उच्च मतलब हायर ऑर्डर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो सबसे उच्च की तरफ होता है किंगडम, प्लांट किंगडम। उससे नीचे आएंगे तो संघ, ठीक है, उससे नीचे वर्ग, उससे नीचे गण। पादप जगत जिसको हम प्लांट किंगडम बोलते हैं, संघ जिसको हम फाइलम बोलते हैं, वर्ग जिसको हम क्लास बोलते हैं, और गण जो ऑर्डर। तो ये चार दिए हुए थे क्वेश्चन में, जिसको हमको उच्च से निचले क्रम में था। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। वर्गी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, तो कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को बनाया था, तो 6। ठीक है, तो उसने 6 बनाया था। तो जो निचले स्तर से उच्च स्तर की तरफ हम इसका वर्गीकरण देख रहे हैं। सबसे निचले स्तर पे जो होती है जाति, जिसको हम स्पीसीज बोलते हैं, उसके ऊपर वंश होता है जिसे जीनस बोलते हैं, उसके ऊपर कुल होता है जिसे फैमिली बोलते हैं, उसके ऊपर गण होता है जिसको ऑर्डर बोलते हैं, उससे ऊपर वर्ग होता है जिसे क्लास बोलते हैं, और सबसे ऊपर फाइलम होता है जिसे संघ बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर होता है किंगडम। ठीक, तो इसमें हम जो है निचले स्तर से उच्च स्तर की तरफ देखें, तो ये कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण था। तो इसमें यही पूछा गया था, यहाँ से गण, वर्ग, संघ और किंगडम। ठीक है, इसके आगे ही पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, सबसे छोटी निचला स्तर जाति, स्पीसीज होता है। ठीक, अब क्या है कि वर्गीकरण में एक नया मोड़ आता है
में जो वैज्ञानिक हिटेकर जो होते हैं वो 1969 में जीवों का वर्गीकरण 5 जगत प्रणालियों में करते हैं, 5 किंगडम में करते हैं। तो कौन कौन से था वो? तो पहला था मोनेरा, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। यानी कि मोनेरा में कौन आते हैं? तो केंद्रक विहीन, जिसमें केंद्रक का भाव होता है, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एलगी हो गया, जिसको नीली हरित शैवाल बोलते हैं। तो ये मोनेरा का पार्ट हो गया। अगला देखते हैं प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाले यूकेरियोट आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक। प्लांटी, इसमें प्लांट किंगडम आता है, ठीक, जिसको क्वेश्चन पूछा था। ठीक। और उसके बाद कवक, फंगी आता है। फंगी में क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, जैसे हम मशरूम खाते हैं ये सब। ठीक। अब अगला पांचवा होता है एनिमिला, जिसमें एनिमल किंगडम आता है, पशु पक्षी ये सब। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो इवलिना और क्लेमिडोमोनास, ये जो जंतु कोशिका है जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन जो प्लांट के अंतर्गत मानते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो फंगी होता है। ठीक है, लेकिन ये प्लांट नहीं, अलग ही होता है फंगी। ठीक। तो इस तरह से हमने इसको किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आया था 2024 पीसीएस में, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यानी कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियाज, मतलब क्या है कि कोई भी प्रैक्टिकल उसका आइडिया होना चाहिए कि हाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं प्रैक्टिकली सही है या नहीं। तो स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया। ठीक। दूसरा है विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्व रखती है। ये जो होता है ऑनेस्टी, साइंस में बहुत मायने रखती है। अगर ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे तो वो प्रोडक्ट बनने के जगह बिगड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्कूल में क्वेश्चन जो 2024 में आया था। पहला जो है कथन, असर्शन क्या था कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो एयर टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ठीक है। जैसे जून के महीने में टेम्परेचर, मई के महीने में टेम्परेचर बारिश होने से पहले बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो हवा में नमी जो होती है, आर्द्रता, वो कम होती है। तो वही कह रहा है कि एयर टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो। ठीक। लेकिन जैसे ही बरसात के दिन आता है तो उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है और टेम्परेचर 43-42 डिग्री नहीं जाता है, वो 40, 39, 38 डिग्री रहता है। यानी कि टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, इसके उल्टा होगा, कम करेंगे टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक। दूसरा कारण था इसमें वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इवेपोरेशन। अब क्या है कि जैसे जैसे इवेपोरेट होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे कूलर की हवा में ठंड लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें आर्द्रता की जो पानी होता है तो आर्द्रता उससे बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ही इवेपोरेट होता है पानी, झरने से गिराते हैं और हवा चलती है तो उसमें इवेपोरेट होकर पानी जो बाहर हवा निकलती है तो वो नमी वाली हवा होती है, तो नमी बढ़ जाती है। तो वही कह रहा है कि इवेपोरेशन से वाष्पीकरण जैसे ही बढ़ता है तो क्या होता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मटका का पानी है, तो मटका का पानी ठंड क्यों लगता है? तो उसमें भी इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक है, उसकी वजह से ठंड लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द ज्वाइंट वेयर द नेक ज्वाइंट्स द हेड, ये जो हमारा हेड है शरीर से ज्वाइंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पिवोटल ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है, ताकि हमारे मुंडी इधर से उधर घूम जाती है तो इसको पिवोटल ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये हो गया, और कुछ अन्य देखते हैं ज्वाइंट्स के बारे में, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन में बॉल एंड सॉकेट के बारे में पूछे तो ये ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ, कूल्हे और कंधे में होता है ना, ऐसे हमारा कंधा हो गया और एल्बो, तो ऐसे ही ऊपर नीचे घूमता है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट होती है, ठीक, और कूल्हे में भी। दूसरा है हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट में क्या होता है, घुटने और कोहनी, यानी कि ये हमारा जो घुटना है या कोहनी बोल देते हैं, तो उसको एक तरफ ही घूमता है, दूसरी तरफ घुमाएंगे तो वो टूट जाएगा। हिंज, दरवाजे में हिंज होता है, एक ही तरफ खींचने पर आता है, दूसरी तरफ वो नहीं जा पाता है, तो वही हिंज जॉइंट होता है। शोडल जॉइंट, शोडल जॉइंट जो होता है हाथ के अंगूठे में होते हैं, जिससे हम हाथ के अंगूठे का उंगलियों की अपेक्षा ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये जॉइंट्स याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आया था कि इक्लोक्लाइन, जहां इसमें से बोला था कि कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन में फाइकोक्लाइन सुमेलित था, क्योंकि यह सागरीय जल घनत्व सी वाटर डेंसिटी को बताता था, ठीक, बाकी जो गलत थे, लेकिन मैंने इसमें सही लिखा है। इकोक्लाइन का मतलब होता है जहाँ पे दो इकोसिस्टम मिलते हैं और कुछ अंतर दर्शाता है, यानी कुछ अंतर उसमें दिखता है, जैसे इकोसिस्टम में हमारा हो गया तालाब का इकोसिस्टम ले ले और जंगल का इकोसिस्टम ले ले, लेकिन कुछ जगह उस ऐसा होगा जहाँ पे कुछ अंतर तो दिखेगा ही कि पानी, ना तो पानी है और ना ही ज्यादा जंगल है, ठीक है, तो उसको इकोक्लाइन बोलेंगे। थर्मोक्लाइन में क्या है, ये समुद्री जल घनत्व के बारे में बताता है, यानी कि वर्टिकल जोन ऑफ ओशियन वाटर लोकेटेड बिलो द सरफेस लेयर, ठीक है। और हेलोक्लाइन में क्या दिखाता है, सेलिनिटी स्लोप दिखाता है, ठीक है, सेलिनिटी स्लोप जो सी वाटर है उसी के बारे में बताता है, ठीक। इस तरह से हमारा सभी सुमेलित बता दिए हैं आपको, इन क्वेश्चन में फाइकोक्लाइन सागरीय जल घनत्व के बारे में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमंग दीज इज कॉल्ड पैथोजेंस, यानी कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से कोई भी बीमारी होती है उसको पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टू फिफ्टी मार्क अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं दूध किसका उदाहरण है, क्वेश्चन में पूछा था, तो दूध इमल्सन का उदाहरण है जिसे पायस भी बोलते हैं। अब क्या है कि कुछ हम और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें जोड़े हैं, जैसे विलायक, ये इधर वाले हो गए ठोस ठोस, ठीक, और विलेय जो होते हैं ये वाले हो गए, और कोलाइडी विलियन जिसका नाम जैसे जेली, ठोस साल, ये सब होता है, और कुछ उदाहरण है इस लाइन में, ठीक। तो पहला है कि अगर ठोस विलायक है और ठोस विलेय भी है तो कोलाइडी विलियन को क्या बोलेंगे, ठोस सॉल बोलेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, रंगीन कीमती रत्न जैसे रूबी, मोती, तो दोनों ठोस ही है, ठोस ठोस, ठीक है, तो इसको ठोस सॉल बोलते हैं। दूसरा है ठोस और द्रव, तो इसको जेल या जेली बोलते हैं, तो जैसे फलों का जैम जेली आता है तो इसका उदाहरण है, ठोस है उसमें लिक्विड टाइप का रहता है। उसी तरह से पनीर, पनीर और मक्खन ये भी ठोस होता है लेकिन द्रव में रहता है, यानी कि दोनों से मिलकर ठोस द्रव दोनों होता है इसमें, तो ये भी जेली का उदाहरण है। न कि पनीर भी दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है, लेकिन वो इमल्सन का उदाहरण नहीं है, किसका उदाहरण है, तो जेल या जेली का उदाहरण है, ठीक। तीसरा में है ठोस और गैस, इसको बोलते हैं सॉलिड फोम, जैसे रबर फोम बनता है, ठीक, चेयर या सोफा वोफा का फोम वो हो गया। और एक होता है फिनिक स्टोन, यानी कि झावा पत्थर,
ये भी उदाहरण है ठोस फॉर्म का ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें द्रव ठोस। जब द्रव और ठोस मिलकर बनता है उसको सॉल बोलते हैं, ठीक है। इसे नमक का बेंजीन में कोलाइड इसका उदाहरण हो जाएगा। और पांचवा तो पूछा ही था, द्रव और द्रव दोनों मिलकर पायस इमल्सन, जैसे दूध हो गया, तो दूध में उसमें जो है दोनों ही जो होते हैं एलिमेंट तक तो जो द्रव ही होते हैं, ठीक है। जैसे तेल का पानी में कोलाइड विलयन, तेल और पानी खूब मिला देते हैं तो वो भी पायस का ही उदाहरण है, ठीक है। मिल्क में भी मक्खन होता है और दूध होता है बना पानी, तो वो भी तो हमारा क्या है, वो मक्खन तो जेल हो गया लेकिन दूध इमल्सन हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें द्रव और गैस का, इसको झाग फॉर्म बोलते हैं, साबुन के जैसे झाग हो गया, इसमें द्रव और गैस से मिलकर बना होता है। ठोस और गैस और ठोस से मिलकर बना है उसको ठोस एरोसोल बोलते हैं, ठीक। एक गैस है दूसरा ठोस है, जैसे धुआं, धुआं क्या होता है, तो गैस होता है लेकिन उसमें धूल कण भी होते हैं, ठीक है, जो राखी का कण होता है, तो वो ठोस एरोसोल का उदाहरण है जिसको धुआं बोलते हैं, स्मोक, ठीक। और गैस और द्रव दोनों से मिलकर द्रव एरोसोल बनता है, इसमें ठोस नहीं है, इसमें द्रव है तो दूसरा गैस है, तो इससे कोहरा, कोहरा होता है तो उसमें हवा तो होती है गैस, उसमें द्रव यानी कि पानी की बूंदे होती है तो कोहरा बनता है, वो ठंडा के दिन में होता है। लेकिन जो धुआं होता है उसमें गैस, हवा तो है ही लेकिन जैसे ही हम जलाते हैं कुछ तो उसका ठोस पार्ट भी उड़ जाता है तो उसको धुआं बोलते हैं, ठीक। और मिस्ट और बादल ये भी द्रव एरोसोल का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म पूछा था तो कार्डियोपल्मोनरी रिवीजन होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था द ओनली वेन, जो केवल सिरा ऐसा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लमोनरी वेन, लेफ्ट आर्टिकल में ये जाता है, ठीक है। जो होता है इसको फुसफुस सिरा बोलते हैं, जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। लेकिन वही धमनी जिसमें जो शुद्ध क्या बोलते हैं इसको, इम्प्योर जो होता है, इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड नहीं, इम्प्योर ब्लड जाता है, जो धमनी होती है आर्टरी उसको फुसफुस धमनी बोलते हैं, जो फेफड़े में जाती है अशुद्ध। लेकिन जनरली क्या होता है, धमनी में शुद्ध ब्लड ही जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही वो शरीर को भेजता है धमनी, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में को 9/5 डिग्री प्लस 32 इसका ये दिया हुआ था जो है संबंध, अगर हम जानते हैं इसको आप याद कर लीजिए, C/5 इक्वल टू F/32/9। तो इससे क्या होगा कि हम ये रेशियो निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि एक पिंड v1 वेलोसिटी से वो आधी दूरी तय करता है, दूसरा आधी दूरी v2 से करता है, तो एवरेज निकालना था, तो एवरेज 2v1 v2/v1 प्लस v2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह संबंधित है, तो मधुमेह पैनक्रियाज से संबंधित है, अग्नाशय से, जो एक मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसका फार्मूला बताना था NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही एक वॉशिंग सोडा, इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 × 10H2O। वॉशिंग पानी से वॉश करना है तो इसमें पानी रहेगा, ठीक है, इसे याद हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, ठीक, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सही नहीं है, ये था कि क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये सही है, ठीक।
कह रहा है कि किसी कोशिका का केंद्रीय कोशिका विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ऑप्शन जो है ये सही होगा। ये कैसे होता है कि कोई कोशिका है तो इसका केंद्रक है, जब ये कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक दो भागों में बट जाता है प्रजनन में, इसका तो दो बन जाता है। तो ये कह रहा है कि नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो केंद्र का कोशिकीय विभाजन होता है। ठीक, नेक्स्ट था क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। तो ये भी सही है। जो हमारे क्रोमोसोम है वही जो है मैसेंजर आरएनए, उसको ही क्या करता है, जो भी हेरिडिटी होती है उसको वो सुरक्षित रखते हैं। डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो डीएनए की फंक्शनल यूनिट जीन होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो भी साइंस के क्वेश्चन है उसको किए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स करते हैं, जैसे ग्रंथियां, ग्लैंड्स तीन तरह की होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो बहिर्स्रावित ग्रंथि को इक्चोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो एंजाइम स्रावित करता है, इक्चोक्राइन। ठीक है, इक्चोक्राइन बहिर्स्रावित मतलब कि इसके लिए अलग से डक्ट बना होता है। ठीक, जैसे हमारे पसीना निकलता है तो खून के साथ पसीना तो नहीं निकलता, यानी खून से अलग है, यानी कि उसके लिए जो बालों के नीचे छिद्र है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें से पसीना आता है तो अलग से डक्ट बना है, वो एंजाइम होता है। ठीक, उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल है यकृत, लीवर, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। श्वेत ग्रंथियां भी है, सीबेसियस ग्रंथियां है। जैसे पशु जो पक्षी होते हैं तो उनके जो त्वचा होती है काफी तिली होती है, बारिश होने के बाद भी उनके पंख नहीं दिखते हैं सीबेसियस ग्रंथि की वजह से। लार ग्रंथि भी अलग से ही डक्ट से ही आती है, जो एंजाइम और हमारे भोजन को पचाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गया। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको डक्टलेस बोलते हैं, जो हार्मोन उत्सर्जित करते हैं, यानी कि डायरेक्ट ब्लड में ही घुले रहते हैं ये। ठीक, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये सबसे ऊपर मस्तिष्क में होती है। ठीक, यह इंडोक्राइन यानी कि डक्टलेस, ये ब्लड के ही अंदर से अंदर ही काम हो जाएगा इसका। ठीक है, अंतःस्रावी से थायराइड ग्रंथि हो गया, पैराथायराइड हो गया, पीनियल ग्रंथि हो गया, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। ठीक, थाइमस ग्रंथि हो गया, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं मिक्स ग्लैंड, ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। तो इसका उदाहरण क्या है? पैनक्रियाज, अग्नाशय। एक तो इंसुलिन वाला हार्मोन उत्सर्जित करता है। ठीक, अगर डायबिटीज हो गया तो कम हार्मोन जो है इंसुलिन उत्सर्जित करेगा। एक एंजाइम भी करता है, लेट नामक एंजाइम, ये भी प्रोड्यूस करता है अग्नाशय। इस तरह से ये मिक्स ग्लैंड हो गए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। मानव शरीर के सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन पूछता है किस ग्रंथि को 4S या 3F ग्रंथि की संज्ञा दी गई है? तो वो है एंड्रीनल ग्लैंड, जिसको हम संकटकालीन ग्रंथि भी बोलते हैं, या 3F फाइट फ्लाइट फ्राइट, यानी कि उड़ो लड़ो भागो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो वो है पैराथायराइड। अब केवल कैल्शियम लेने से ही थोड़ा हो जाएगा कि शरीर में कैल्शियम लगने लगेगा, उसके लिए पैराथायराइड हार्मोन सही होना चाहिए, तभी शरीर में जितना कैल्शियम खाएंगे वो जाके लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग से थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है? तो ये हाशीमोटो रोग हो जाता है, तो उसमें थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो भी साइंस के क्वेश्चन थे उसको किए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। इसीलिए हमारे चैनल से प्लीज जुड़िए। यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।